नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने महेश चौहान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। महेश चौहान, उम्र करीब 42 साल, पेशे से एक केमिकल कैरियर ट्रक ड्राइवर हैं। कई सालों से गुजरात के कच्छ के नमक मैदानों से लेकर बंदरगाहों तक भारी लोड लेकर जाते रहे हैं। रात का सफर उनके लिए नया नहीं था, लेकिन एक रात 3:15 बजे जो हुआ उसके बाद उन्होंने कभी उस रास्ते को पहले जैसा नहीं देखा। वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको ऐसी हॉरर इंसिडेंट सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहां से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी महेश चौहान की जुबानी। 2019 की बात है। गुजरात के कच्छ के नमक के मैदानों से मैं केमिकल के ड्रम लेकर मुंद्रा पोर्ट की तरफ जा रहा था। रात साफ थी, ठंडी और सूखी। नमक की सफेदी हेडलाइट में ऐसे चमक रही थी जैसे जमीन पर बर्फ बिछी हो। मैं उस रूट पर नया नहीं था, करीब 12 साल से ट्रक चला रहा हूं। केमिकल कैरियर है मेरा। लोड हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए हर ट्रिप से पहले मैं खुद चढ़कर रस्सियां, क्लैंप, सील सब चेक करता हूं। उस रात भी किया था। हर ड्रम सील बंद था, कागजात सही थे। घड़ी में 3:15 हुआ था जब मैंने डैशबोर्ड पर नजर डाली। उस समय आमतौर पर सड़क पर कोई नहीं मिलता। नमक का मैदान लंबा और खाली पड़ता है। बीच बीच में बिजली के खंभे भी नहीं, बस हेडलाइट और इंजन की आवाज। मैंने खिड़की थोड़ा खोली हुई थी। हवा पतली लग रही थी, जैसे उसमें नमी ही नहीं हो। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा तो मुझे केबिन के अंदर हल्की सी गंध आई। पहले लगा ब्रेक ज्यादा दब गए होंगे, लोहे की गर्म गंध जैसी। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा अगली चाय की ढाबा लाइन तक निकल जाऊं। पर 5 मिनट में वो गंध तेज हो गई। अब वो सिर्फ लोहे की नहीं थी, कुछ और मिला हुआ था उसमें। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की, नाक से गहरी सांस ली। गंध अब साफ थी, जैसे ताजा खून की। मैंने तुरंत साइड में ट्रक रोका, इंजन चालू छोड़ा, नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना शांत कि अपने जूते की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं पीछे की तरफ गया, टॉर्च निकाली। एक ड्रम के कोने से लाल रंग की बूंद टपक रही थी। धीरे धीरे नमक की सफेद जमीन पर गिरते ही वो लाल रंग फैल रहा था। मैंने झुक कर देखा। ड्रम पर कंपनी की सील लगी थी, टूटी नहीं थी, फिर भी कोने से तरल निकल रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर छुआ, गर्म था। उस पल मेरे हाथ का स्पर्श जैसे सुन्न हो गया। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींचा, इधर उधर देखा। हवा अचानक रुक गई थी। सच कहूं तो उस खुले मैदान में हवा कभी पूरी तरह बंद नहीं होती, पर उस वक्त बिल्कुल ठहराव था। मैंने टॉर्च ऊपर घुमाई, कुछ नहीं। फिर पीछे से जोर का धक्का लगा। ड्रमों की लाइन अंदर से हिल गई, जैसे किसी ने भीतर से लात मारी हो। एक ड्रम साइड से गिरा, धातु की टक्कर की आवाज मैदान में गूंज गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। ड्रम का ढक्कन आधा खुल गया था। मैंने डरते डरते टॉर्च अंदर डाली। अंदर केमिकल नहीं था, गीली मिट्टी भरी थी, भूरी भारी चिपचिपी मिट्टी। मैं कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया। लोडिंग खुद देखी थी मैंने, ड्रम फैक्ट्री से सीधा आया था। फिर ये मिट्टी कहां से आई? पीछे से फिर हल्की सी खरोचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून धातु पर रगड़ रहा हो। आवाज लंबी नहीं थी, बस 2-3 सेकंड। मुझे लगा कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। सांस की हल्की गर्मी जैसे गर्दन के पास महसूस हुई। मैंने पलटकर नहीं देखा, बस सीधा केबिन की तरफ भागा। दरवाजा खोला, अंदर घुसा, चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार सेल्फ दिया, इंजन घूमकर रुक गया। मैंने तीसरी बार कोशिश की। उस समय मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई थीं। तीसरी बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर में अंधेरा था, बस ड्रमों की काली परछाई। कुछ देर बाद गंध गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह जब मुंद्रा पोर्ट पहुंचा तो अनलोडिंग के समय मैं खुद खड़ा रहा। हर ड्रम खोला गया, सबके अंदर वही केमिकल था। कोई मिट्टी नहीं, कोई लीक नहीं। मैकेनिक ने नीचे झुककर चेसेस देखा, कहा सब ठीक है। मैंने अपने जूते उतारे,
तलवे के नीचे लाल दाग लगे थे। 3 दिन तक वो दाग पूरी तरह नहीं निकले। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सोचा शायद थकान थी। पर उसी हफ्ते दोबारा जब उसी रास्ते से गुजरा, 3:15 बजे के बाद केबिन में फिर वही लोहे वाली गंध भरने लगी। और इस बार इंजन की आवाज के बीच मुझे पीछे से एक हल्की सी थप-थप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से संकेत दे रहा हो। मैंने रेडियो तेज कर दिया, पर आवाज रेडियो से अलग थी, धीमी मगर साफ। उस रात मैं बिना रुके सीधे पोर्ट पहुंचा, लेकिन मुझे समझ आ गया था वो सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। कुछ उस मैदान से मेरे साथ चल पड़ा था और वो रुकने वाला नहीं था। उस दूसरे सफ़र के बाद मैंने तय किया कि कुछ दिनों तक वही रूट नहीं लूँगा। मैंने कंपनी में बोल दिया कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे सूरत या हज़ीरा वाली लाइन दे दी जाए। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। ड्राइवर लोग अक्सर रूट बदलते रहते हैं। करीब 3 हफ्ते मैं दूसरे रूट पर चलता रहा। सब सामान्य था, न कोई गंध, न कोई आवाज़। धीरे धीरे मैं खुद को समझाने लगा कि उस रात जो हुआ शायद दिमाग का खेल था। नींद कम थी उन दिनों, घर की टेंशन भी चल रही थी। मेरी पत्नी रीना बार बार कह रही थी कि मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। मैं बात बात पर चुप हो जाता था। पर असली बात यह थी कि मैं हर रात 3 बजे के आसपास खुद ब खुद जाग जाता था, चाहे मैं घर पर हूं या ट्रक में सो रहा हूं। 3:03। ये समय मेरे दिमाग में अटक गया था। घड़ी देखता तो अक्सर 3 के आसपास होती। एक रात घर पर था, कमरे में हल्की रोशनी थी। बेटा बगल वाले कमरे में सो रहा था। मैं अचानक जाग गया, नाक में वही लोहे वाली गंध। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में सब सामान्य था। रीना सो रही थी, पंखा चल रहा था, पर गंध साफ थी। मैंने किचन तक जाकर देखा, गैस बंद थी, कुछ जला नहीं था। वॉशरूम में गया, कुछ नहीं। जब वापस बेड पर आया, गंध धीरे धीरे कम हो गई। मैंने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे डर लगने लगा था कि अगर बताऊंगा तो लोग हंसेंगे। 1 हफ्ते बाद फिर वही कच्छ वाला ट्रिप आ गया। डिस्पैच वाले ने सीधा कहा, महेश भाई, अर्जेंट लोड है, आज ही निकलना पड़ेगा। मैंने मना नहीं किया। ड्राइवर की नौकरी में हर बार बहाना नहीं चलता। उस रात मैंने पहली से ज्यादा ध्यान से लोड चेक किया। हर ड्रम थपथपा कर देखा, सील दोबारा देखी, रस्सियां कस कर बांधी। सब ठीक था। रात करीब 1 बजे में मैदान में घुसा। इस बार मैंने घड़ी देखना बंद कर दिया था। मैं नहीं जानना चाहता था कि कितना समय हुआ है। सड़क वही थी, सफेद जमीन वही, खामोशी वही। करीब आधे रास्ते पहुंचा तो केबिन में अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी जैसे हवा ठंडी हो गई। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर वेंट्स चेक किए, कुछ नहीं। इंजन की आवाज़ सामान्य थी। तभी पीछे से हल्की सी धप की आवाज़ आई, जैसे कोई ड्रम के अंदर से गिरा हो। मैंने इस बार ट्रक नहीं रोका। मैंने खुद से कहा, पीछे कुछ नहीं है, बस सड़क उबड़ खाबड़ है। पर सड़क सीधी थी। थप थप 2 बार और आवाज़ आई, फिर चुप। करीब 10 मिनट बाद गंध फिर से शुरू हो गई, इस बार पहले से तेज। मेरी आंखों में हल्की जलन होने लगी। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर की हवा अंदर आई, पर गंध कम नहीं हुई, बल्कि जैसे केबिन के अंदर ही घूम रही हो। मुझे अचानक लगा कि कोई पीछे बैठा है, सहचालक वाली सीट पर। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। सीट खाली थी, पर सीट का कपड़ा हल्का सा दबा हुआ था, जैसे अभी कोई उठा हो। मैंने तुरंत नजर वापस सड़क पर कर ली, स्पीड बढ़ाई। उस वक्त मैं खुद को डांट रहा था, देख मत, सोच मत, बस गाड़ी चला। अचानक रियर व्यू मिरर में हल्की सी हरकत दिखी। ड्रमों की लाइन के बीच एक काली परछाई। साफ आकृति नहीं थी, बस जैसे अंधेरा बाकी अंधेरे से अलग हो। मैंने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने रेडियो ऑन किया। स्टैटिक आवाज आई, कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा था। फिर स्टैटिक के बीच 1 सेकंड के लिए किसी की खुरदुरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे माइक के बहुत पास से। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर मैंने स्टीयरिंग कस कर पकड़ा हुआ था। मैं ट्रक रोकना नहीं चाहता था। अचानक गाड़ी हल्की सी झटकी, जैसे पीछे से किसी ने पकड़कर रोका हो। स्पीडोमीटर की सुई कुछ सेकंड के लिए नीचे गिर गई, फिर खुद वापस ऊपर चली गई। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबाया हुआ था। उस समय मुझे पहली बार लगा कि ये सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं है, ये मेरे साथ चल रहा है। मैदान खत्म हुआ तो जैसे दबाव हल्का हो गया, गंध धीरे धीरे गायब हो गई, ट्रक की चाल सामान्य हो गई। मैंने पोर्ट पहुंचकर
इस बार पूरा लोड खुद खड़ा होकर उतवार आया। हर ड्रम में वही केमिकल, सब ठीक, पर एक चीज अलग थी। ट्रक के पिछले हिस्से के अंदर फर्श पर मिट्टी के छोटे छोटे दाने फैले थे। नमक के मैदान की मिट्टी जैसी नहीं, गहरी भूरी, गीली नहीं पर सूखी भी नहीं। मैंने हाथ से छुआ, उंगलियों में हल्की सी लालिमा रह गई। मैंने मैकेनिक को बुलाया। उसने कहा शायद कहीं से चढ़ गई होगी, पर वो मिट्टी ड्रमों के बीच से आई थी। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि अगर मैं इसे नज़रअंदाज करता रहा तो शायद ये और करीब आएगा। घर लौटा तो रीना ने कहा, तुम्हारे कपड़ों में अजीब सी बदबू है। मैंने कपड़े सूंघे, मुझे कुछ खास नहीं लगा, पर वो कहती रहीं कि जैसे लोहे की गंध हो। उस रात मैंने ट्रक की चाबी अपने कमरे में नहीं रखी। पहली बार मैंने उसे बाहर हॉल में टेबल पर छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, बस ऐसा लगा कि उसे अपने पास रखना ठीक नहीं है। और उसी रात करीब 3 बजे हॉल से हल्की सी धातु टकराने की आवाज आई, जैसे चाबी फर्श पर गिरकर खिसकी हो। मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही सुन लिया, पर उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। सुबह देखा तो चाबी वहीं टेबल पर थी, पर टेबल के नीचे फर्श पर मिट्टी के 2 छोटे दाग बने थे, गोल, जैसे किसी ने उंगली से छुआ हो। उस पल मुझे समझ आया कि यह सिर्फ रास्ते की बात नहीं रही, ये मेरे घर तक आ चुका था। उस सुबह के बाद मैं सीधा गराज नहीं गया। मैंने छुट्टी ले ली। कंपनी में बोला कि तबीयत ठीक नहीं है। असल में तबीयत से ज्यादा दिमाग ठीक नहीं था। मैं पूरे दिन घर में ही बैठा रहा। रीना पूछती रही क्या हुआ है, मैं टालता रहा। शाम को उसने साफ कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मैं चुप रहा। सच ये था कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या झेल रहा हूं। अगले 2 दिन मैंने ट्रक को हाथ नहीं लगाया। तीसरे दिन गराज से फोन आया कि अगला लोड तैयार है। मैंने मन बना लिया कि अब या तो सच सामने आएगा या सब खत्म हो जाएगा। उस रात मैं फिर उसी रूट पर निकला। इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने केबिन में छोटा कैमरा लगा दिया था। सोचा अगर कुछ होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैदान में घुसते ही वही सफेदी, वही खालीपन। घड़ी मैंने देखी नहीं, पर अंदाजा था कि 3 के आसपास होगा। गाड़ी सीधी चल रही थी। अचानक कैमरे की लाल लाइट अपने आप बंद हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे ऑन करना चाहा, स्विच काम नहीं कर रहा था। उसी समय केबिन में फिर वही गंध भर गई। अब मैं उसे पहचानता था, जैसे लोहे और गीली मिट्टी का मिला जुला असर। पीछे से इस बार कोई धक्का नहीं आया, बस लगातार रगड़ने की आवाज, धीमी, लंबी, जैसे कोई ड्रम की अंदरूनी दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो। मैंने ट्रक रोका। हां, इस बार मैं खुद उतरा, भागा नहीं। मैंने खुद से कहा देखना पड़ेगा। नीचे उतरा तो हवा चल रही थी, पर अजीब बात यह थी कि ट्रक के आसपास का हिस्सा बिल्कुल शांत था, जैसे आवाज वहीं अटक गई हो। मैं पीछे गया। ड्रम ठीक खड़े थे, कोई गिरा नहीं था, पर सबसे पीछे वाले ड्रम पर लाल उंगली के निशान बने थे, सीधे सीधे खिंचे हुए, जैसे किसी ने गीले हाथ से पकड़कर सरकाया हो। मैंने टॉर्च पास ले जाकर देखा। निशान ताजे लग रहे थे। मैंने एक को छुआ, ठंडा था। इस बार गर्म नहीं, ठंडा, पर चिपचिपा। मैंने हाथ झटका, तभी अंदर से हल्की सी आवाज आई। साफ शब्द नहीं थे, पर लय ऐसी थी जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बोल रहा हो। मैंने कान ड्रम से लगाया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं। फिर अंदर से 3 बार थप थप, ठीक 3 बार। मैं पीछे हट गया। उस पल पहली बार मेरे दिमाग में आया कि शायद ये ड्रम खाली नहीं है, पर कागजों के हिसाब से सब सील्ड केमिकल था। मैंने एक सील को ध्यान से देखा। वो टूटी नहीं थी, फिर भी ढक्कन हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर से दबाव हो। मैंने ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने वापस केबिन की तरफ कदम बढ़ाए। 2 कदम चला ही था कि पीछे से साफ आवाज आई, महेश। आवाज धीमी थी पर साफ, मेरे नाम से। मैं वहीं रुक गया। पीछे मुड़ने में 2-3 सेकंड लगे। पीछे कोई नहीं था। ड्रम वैसे ही खड़े थे, हवा चल रही थी। मैंने खुद से कहा कि शायद दिमाग खेल रहा है, पर अंदर कहीं ये बात बैठ गई कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं केबिन में वापस आया, दरवाजा बंद किया, चाबी घुमाई। इंजन इस बार तुरंत स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। रियर व्यू मिरर में देखना मैंने बंद कर दिया था, पर एक बार गलती से नजर चली गई। ड्रमों के बीच वही गहरा साया, इस बार थोड़ी देर तक दिखा, स्थिर, जैसे बैठा हो।
मैंने पलक झपकी, गायब। मैदान खत्म होने तक गंध बनी रही, फिर अचानक सब सामान्य। पोर्ट पहुंचकर मैंने सीधे सुपरवाइजर से बात की। मैंने कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, महेश भाई, रात में सबको कुछ ना कुछ दिखता है। उन्होंने ड्रम खोलकर दिखाए, सब में वही केमिकल, एक भी खाली नहीं। मैंने पूछा कि क्या कभी पहले इस लोड में कोई हादसा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। पर जब मैं वापस ट्रक के पास आया, सबसे पीछे वाले ड्रम पर जहां उंगली के निशान थे, वहां पर कुछ भी नहीं था। साफ, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैंने उसी रात तय कर लिया कि अब यह सिर्फ डर की बात नहीं है, ये मुझे बुला रहा है। और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो शायद अगली बार वो सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहेगा। घर लौटते समय मैं चुप था। रीना ने पूछा भी नहीं। शायद उसे समझ आने लगा था कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। उस रात 3 बजे मैं खुद नहीं जागा, मुझे जगाया गया। मेरे कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठीक 3 बार, धीमी, बराबर दूरी पर। मैंने आवाज दी, कौन? कोई जवाब नहीं। मैं उठा, दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, हॉल की लाइट बंद थी, पर फर्श पर दरवाजे के ठीक सामने 3 गीले मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर खड़ा रहा हो और फिर गायब हो गया हो। मैंने उसी रात पहली बार सोचा, शायद ये मैदान से शुरू हुआ था, पर अब ये रास्ता छोड़कर मेरे घर का रास्ता सीख चुका है और अब दूरी का कोई मतलब नहीं रहा। उस रात के बाद मैंने ट्रक 2 दिन तक स्टार्ट नहीं किया। मैं हॉल में बैठा चाबी को देखता रहता था। अजीब बात यह थी कि अब चाबी छूते ही उंगलियों में हल्की मिट्टी की खुशबू रह जाती थी। रीना ने एक शाम साफ पूछ लिया, क्या किसी से झगड़ा हुआ है रास्ते में? मैंने पहली बार उसे सब बताया, पहली गन से लेकर दरवाजे पर हुई दस्तक तक। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये काम छोड़ दो। काम छोड़ना आसान नहीं था। बेटे की फीस, घर की EMI सब उसी पर था। मैंने उसे कहा, बस एक बार और जाऊंगा, अगर कुछ हुआ तो खुद छोड़ दूंगा। उसने बहस नहीं की, पर उस रात वो मेरे पास ही सोई रही। मैंने अगला ट्रिप खुद मांगा, हाँ खुद। मैं जानना चाहता था कि ये आखिर है क्या। फैक्ट्री पहुंचा तो लोड वही केमिकल का था। ड्रम नए थे, सील नहीं थी। मैंने एक एक ड्रम पर हाथ रखकर देखा, सब ठंडे थे। उस दिन आसमान हल्का धुंधला था। मैदान में घुसते घुसते रात गहरी हो गई। मैंने इस बार जानबूझकर घड़ी देखी, 3:02। 1 मिनट बाद 3:03। जैसे ही 3:03 हुआ, इंजन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। RPM अपने आप गिरा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी चल रही थी, पर जैसे वजन अचानक बढ़ गया हो। केबिन में गंध नहीं आई इस बार, बल्कि एकदम अलग एहसास आया, जैसे किसी ने बहुत पास खड़े होकर सांस ली हो, ठंडी, लंबी, मेरे कान के पीछे। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ट्रक बीच मैदान में रोक दिया, इंजन चालू छोड़ा, दरवाजा खोला, नीचे उतरा। मैं सीधे पीछे नहीं गया, मैं ट्रक के सामने खड़ा हुआ। सफेद जमीन पर मेरी परछाई हेडलाइट में लंबी खिंची थी, और उसके पीछे एक और परछाई थी, मेरी परछाई से आधा कदम पीछे। मैंने धीरे से सिर घुमाया, पीछे कुछ नहीं था, फिर भी जमीन पर वो दूसरी परछाई साफ थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, दोनों परछाइयां आगे बढ़ी। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, खाली मैदान। जब वापस जमीन की तरफ देखा, दूसरी परछाई गायब थी। मैं इस बार पीछे गया। सबसे आखिरी ड्रम पर फिर वही लाल निशान थे। इस बार उंगलियों के नहीं, हथेली के पूरे निशान, जैसे किसी ने अंदर से धक्का देकर पकड़ने की कोशिश की हो। ड्रम हल्का सा हिल रहा था। मैंने पहली बार ढक्कन खोलने का फैसला किया। सील तोड़ी, ढक्कन घुमाया, अंदर देखा। केमिकल नहीं था, काली गीली मिट्टी भरी थी, और उस मिट्टी के बीच जैसे किसी ने उंगलियों से अंदर से बाहर की तरफ खुरचा हो। मैं पीछे हट गया। बाकी ड्रम शांत थे, पर इस ड्रम के अंदर से हल्की धड़कन जैसी कंपन आ रही थी, धीमी, बराबर। मैंने ढक्कन वापस लगाने की कोशिश की, पर तभी अंदर की मिट्टी हिली। ऊपर की सतह जैसे खुद ब खुद ऊपर उठी, जैसे किसी ने नीचे से हाथ रख रहा हो। मैंने ढक्कन छोड़ दिया, पीछे हट गया। तभी साफ आवाज आई, रास्ता। बस एक शब्द, धीमा पर साफ। मैंने उस पल खड़े रहने की जगह भागने का फैसला किया। मैंने जोर से कहा, क्या चाहिए? मैदान शांत था। फिर वही शब्द, इस बार थोड़ा लंबा, रास्ता दे। मेरे पीछे अचानक बाकी ड्रम एक साथ हिल गए। धातु की आवाज मैदान में गूंज गई। मैं मुड़ा तो देखा सारे ड्रम हल्के हल्के कंपन कर रहे थे, जैसे अंदर कुछ घूम रहा हो। मेरे पैरों के नीचे की जमीन नर्म होने लगी।
सफेद नमक की परत के नीचे से गीली मिट्टी ऊपर आने लगी। मैं पीछे हटते हटते केबिन तक पहुंचा। अचानक सबसे पीछे वाला ड्रम जोर से गिरा। मिट्टी बाहर फैल गई। उस मिट्टी के बीच से एक काला भीगा हुआ हाथ बाहर निकला। पूरा आकार नहीं, बस कलाई तक। मैं जड़ हो गया। हाथ कुछ सेकंड हवा में रुका रहा, फिर धीरे धीरे नीचे गिर गया। मिट्टी स्थिर हो गई, बाकी ड्रम शांत। मैंने दौड़कर केबिन में चढ़ा, चाबी घुमाई, इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया। इस बार बिना रुकावट। मैंने पीछे देखे बिना ट्रक दौड़ा दिया। मैदान खत्म होने तक मैंने ब्रेक नहीं दबाया। पोर्ट पहुंचकर मैं सीधा उतर गया। सुपरवाइजर को बुलाया, ड्रम दिखाया। वही ड्रम सीधा खड़ा था। सील टूटी नहीं थी, मैंने खुद सील तोड़ी थी, पर अब वो नई लग रही थी। अंदर केमिकल भरा था, कोई मिट्टी नहीं। मैंने हाथों को देखा। मेरी हथेली के बीच हल्का सा काला दाग बना था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर दबाया हो। वो निशान अगले दिन तक रहा। धीरे धीरे फीका पड़ा, पर पूरी तरह गया नहीं। उस दिन के बाद मैंने ट्रक छोड़ दिया। कंपनी ने बहुत समझाया, पर मैंने कहा कि अब मैं मैदान वाला रूट नहीं लूंगा। मैंने छोटा ट्रक पकड़ लिया, लोकल सप्लाई। रात की ड्राइव बंद कर दी। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ट्रक मेरे घर के सामने से गुजरता है, 3 बजे के आसपास, मुझे अपने कमरे में वही हल्की कंपन सुनाई देती है, जैसे खाली ड्रम के अंदर से कोई धीरे धीरे थपथपा रहा हो। और कभी कभी नींद खुलते ही मुझे लगता है कि मेरे बिस्तर के नीचे मिट्टी की हल्की सी गंध फैली हुई है। मैंने ट्रक छोड़ दिया, पर रास्ता मुझे नहीं छोड़ रहा था। लोकल सप्लाई का काम शुरू किया। दिन में चलाता था, रात को जल्दी घर आ जाता था। शुरुआत में लगा सब शांत हो गया है। करीब 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा सामान्य होने लगा। रीना भी पहले जैसी बात करने लगी। बेटा स्कूल की बातें बताता तो मैं सुन लेता था। लेकिन 3:03 ये समय अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। कई बार बिना अलार्म के मेरी नींद उसी समय खुलती। घड़ी देखता, 3:03। एक रात मैंने जानबूझकर जागते रहने का फैसला किया। सोचा देखता हूं क्या होता है। मैं हॉल में बैठा था, टीवी बंद, लाइट धीमी। 3:01, 3:02, 3:03। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया। तभी फर्श के नीचे हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे कोई भारी गाड़ी दूर से गुजर रही हो, पर बाहर सड़क पर सन्नाटा था। कंपन धीरे धीरे मेरे सोफे तक पहुंची, फिर रुकी और ठीक मेरे पैरों के नीचे 3 बार थप थप। मैं जम गया। नीचे झुककर देखा। फर्श की टाइल के बीच की लाइन में भूरी मिट्टी भरी हुई थी। मैंने हाथ से छुआ, सूखी थी, पर उंगलियों में रगड़ते ही हल्की लाल धूल छूट गई। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, यह सिर्फ मैदान की चीज नहीं थी, ये किसी रास्ते से जुड़ा था, किसी अधूरे सफर से। अगले हफ्ते मुझे खबर मिली कि उसी रूट पर नमक के मैदान के बीच एक पुराना हादसा हुआ था। सालों पहले एक ओवरलोडेड ट्रक रात में पलटा था। ड्रमों में केमिकल था। ड्राइवर वहीं दब गया था। बॉडी पूरी नहीं मिली थी। लोग कहते थे कि नमक की जमीन नीचे से नरम थी। मैंने ये बात किसी से पूछकर नहीं निकाली, बस पुराने ड्राइवरों की बातचीत में सुनी। उस रात के बाद से मैं समझ गया कि रास्ता दे का मतलब क्या था। शायद वो रास्ता मांग रहा था, शायद बाहर निकलने का, या शायद मेरे ट्रक से गुजरकर आगे बढ़ने का। एक आखिरी बार मैं अकेले उसी मैदान में गया। हाँ, बिना लोड के, सिर्फ देखने। मैंने लोकल ट्रक लिया। दिन ढलने के बाद पहुंचा। रात का इंतजार किया। 3 बजे तक बैठा रहा। 3:03 हुआ। इस बार कोई गंध नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दूर सफेद मैदान। मैंने ट्रक से उतरकर वही जगह ढूंढने की कोशिश की जहां पहले रुका था। ठीक जगह पहचानना मुश्किल था, सब एक जैसा दिखता है। मैंने धीरे से जमीन पर हाथ रखा। ठंडी थी। मैंने बिना सोचे कहा, अगर रास्ता चाहिए था तो ले लो। हवा चली, हल्की। नमक की सतह पर एक लकीर सी बनी, जैसे कोई खिंचता हुआ आगे बढ़ गया हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं वापस ट्रक में आया, इंजन स्टार्ट किया। इस बार रास्ते में कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद से मिट्टी के निशान घर में नहीं आए। दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। पर एक चीज कभी पूरी तरह नहीं गई। मेरी दाहिनी हथेली के बीच जो काला निशान बना था, वो आज भी हल्का सा दिखता है। बहुत गौर से देखो तो, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर दबाया था। कभी कभी जब मैं भारी ट्रक को पास से गुजरते देखता हूं, तो कुछ सेकंड के लिए हवा में वही लोहे वाली गंध आ जाती है,
फिर चली जाती है। मैं अब उस रास्ते पर नहीं जाता, पर मुझे लगता है रास्ते कभी पूरी तरह खाली नहीं होते। कुछ सफ़र अधूरे रह जाते हैं और कभी कभी कोई उन्हें पूरा करने के लिए किसी और को चुन लेता है। मैं नहीं जानता उस रात सच में क्या था। केमिकल कभी मिट्टी में नहीं बदला, सील कभी टूटी नहीं, पर मैंने जो देखा वो मैंने देखा, और जो आवाज़ मैंने सुनी वो सिर्फ मेरे दिमाग की नहीं थी। क्योंकि अगर सब भ्रम होता तो मेरे जूतों के लाल निशान, मेरी हथेली का दाग और मेरे घर की फर्श पर वो मिट्टी कहाँ से आती। आज भी जब घड़ी में 3:03 होता है तो मैं अनायास अपनी हथेली देख लेता हूँ, और कुछ सेकंड के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं ध्यान से सुनूं तो दूर कहीं खाली ड्रम के अंदर से कोई धीरे से थपथपा रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो साबित नहीं की जा सकती, न कैमरे में आती हैं, न कागजों में दर्ज होती हैं, लेकिन वो इंसान के व्यवहार में दर्ज हो जाती हैं। महेश ने रात की ड्राइव छोड़ दी, उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर सवाल अब भी वही है, क्या सच में कोई अधूरा सफर उस नमक के मैदान में अटका हुआ था, या फिर किसी हादसे की याद ने एक जिंदा इंसान को अपना रास्ता बना लिया था? आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।